युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 60। 10 मिनट के अंदर ही मन्नत फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली। उसने अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुला लिया था और वो बाहर आते ही बेड पर जाने के बजाय सोफे पे बैठी, जो कि युग पहले से ही सोफे पर बैठा था। युग ने मन्नत को देख रहा था कि बेड पर जाने के बजाय सोफे पर आकर क्यों बैठ रही है। मन्नत ने बेरुखी आवाज़ में कहा, हटो यहाँ से, मुझे सोने दो। युग ने नॉर्मल आवाज़ में कहा, क्यों, बेड पर क्या कांटे लगे हैं जो यहाँ सोने जा रही हो तुम? मन्नत ने युग को ताने देते हुए कहा, वह तुम्हारा बेड है, मेरा नहीं। शायद मेरे सोने से तुम्हें तुम्हारे बेड को बुखार आ जाएगा। युग समझ गया कि मन्नत चिढ़ गई है। उसे फ्रेश होने के लिए जो कह दिया। युग एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? युग बोल ही रहा था कि उसकी बीच में बात काटते हुए बोली, हाँ पता है मुझे मैं क्या बोल रही हूँ। दूसरी बात, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो भी भूल नहीं सकती। तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। युग मन्नत को एकटक देखता रह गया। आखिर क्या हुआ इसे? इतना गुस्सा क्यों आया इसे? मैंने सिर्फ इसे फ्रेश होने के लिए ही तो कहा था। इतना बोल अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि उसे युग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उतने में युग अपनी जगह से उठा, मन्नत के पास आया, अपने इंडेक्स फिंगर से उसका फेस अपनी तरफ करते कहा, इधर मेरे तरफ देखकर बात करो। क्या हुआ तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मन्नत युग के तरफ देख बोली, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, बताओ मुझे। उसका ऐसा सवाल सुन युग अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मन्नत कहना क्या चाहती है। युग अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। मन्नत बेमन से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो सिर्फ लोगों को तकलीफ देने आता है। ये सुन युग भड़क गया। गुस्सा करते कहा, ये क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? दिमाग सही जगह पर है तो ना तुम्हारा? अब मन्नत भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। उसने भी युग के शर्ट का कॉलर पकड़ बोली, मेरी नींद क्यों खराब किया तुमने? हाँ बोलो, तुम्हें पता भी है दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ नींद है, जो इंसान को कुछ देर के लिए ही सही पर हर गम से आज़ाद कर देती है। ये सब सुन युग हंसे या रोए उसे ही समझ में नहीं आ रहा। युग ने मन्नत का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, नाराज़गी में तुम पूरा हक जताती हो तुम मुझ पर, और एक मैं हूँ जो सुन कर लेता हूँ। यह बोलते वक्त युग के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट था, जो देख मन्नत मुंह बनाती हुई बोली, तुम और मेरी बात सुनकर लेते हो। जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन मैं तो। मन्नत इतना बोल चुप हो गई तो वहीं युग ने कहा, तो मैं क्या करोगी तुम उस दिन? यह बोलते वक्त युग का एक हाथ मन्नत के थाई पर फेरने लगा, साथ ही साथ में टेढ़ी स्माइल भी किए जा रहा था। मन्नत ने झट से उसके हाथ पे हाथ रख रोकते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अब सोना है, बहुत नींद आ रहा है। युग थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, एक बात कहूँ? उसका ये कहना कि मन्नत गौर से देखने लगी। आखिर क्या बात करना है? वहीं युग अपना हाथ मन्नत के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत मतलब बहुत। और जो मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दिया हूँ ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बीमार पड़ जाओ। मन्नत ने वापस मुंह बनाते हुए बोली, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ जो रोज़ रोज़ बीमार पड़ जाऊँ। अब युग को शरारत सूझा। वह मन्नत को छेड़ते हुए कहा, तो चले बेड पर, देखते हैं तुम कमज़ोर हो कि नहीं। मैं भी तो देखूँ मेरी वाइफ कहीं शक्तिमान तो नहीं है ना। युग के मुंह से डबल मीनिंग बातें सुन मन्नत को अंदर से शर्म आने लगा। वह क्या ही बोले, वह मन ही मन खुद से कहने लगी, इससे तो सिर्फ बेशर्मी वाली बातें करवा लो। मन्नत को खुद
के तरफ देखता देख युग ने कहा, अगर ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर शिकायत मत करना कि नींद खराब कर दिया। मन्नत ने झट से जो सोफे पर कुशन था वह हाथ में ले उबासी लेते हुए बोली, रात के 3 बज गए हैं। अगर तुम्हें नहीं सोना तो तुम्हारा प्रॉब्लम, पर मुझे सोने दो। युग सोफे पर से उठने को हुआ कि कुछ सोच कर बैठ गया और कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? युग का ये कहना कि मन्नत उसके आंखों में देखने लगी। कुछ तो था युग के आंखों में जो मन्नत देख सकती थी। उसके लिए उसकी तड़प दिखाई दे रहा था। मन्नत झट से अपने हाथों से अपने फेस पर आ रहे बालों को साइड में करने लगी। उसे नहीं समझ में आ रहा वह युग के सवालों का क्या ही जवाब दे। युग अपने हाथों में मन्नत के चेहरा थामते हुए कहा, बोलो, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मन्नत जिस पोजीशन में बैठी थी वैसे ही बैठी रही। उसने युग के हाथों को अपने चेहरे से नहीं हटाया, वैसे ही बोली, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? मेरी नाराज़गी से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा नाराज़ होना, तुम्हारा गुस्सा करना, सब चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं पता क्यों, पर अब तुम मेरी नज़रों से दूर होती हो तो मुझे डर लगता है। मन्नत एकटक युग की आंखों में देख रही थी, वहीं युग भी मन्नत की आंखों में ही देख रहा था। अब मन्नत के लिए कोई शब्द नहीं था कि वह युग को बोलकर चुप करा सके, इसलिए उसने युग के हाथों को अपने गाल पर से हटाते हुए बोली, अगर एक दिन मैं हमेशा के लिए दूर हो गई तो? युग एक झटके से मन्नत के बाहें पकड़ अपने गोद में बिठा लिया और हल्के हाथ से उसके जबड़े को पकड़ बोला, ऐसा वह दिन कभी नहीं आएगा। मरने के बाद ही तुम मुझसे दूर हो सकती हो। यह बोलते वक्त युग का हाथ मन्नत के जबड़े पर कसते जा रहा था। जब मन्नत कसमसाने लगी तो युग ने तुरंत उसके जबड़े को छोड़ दिया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। यह सुन मन्नत की आंखों में हल्का पानी भर गया जो युग देख रहा था और अपने अंगूठे से उसकी आंखों पर फेरते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की बात कभी मत करना, ठीक है? यह आखिरी बार कह रहा हूँ। मन्नत अपने मन में सोचने लगी, आखिर यह कैसा रिश्ता है जो तुमने मुझे बांध के रखा है, ज़बरदस्ती का शादी। अगर मन्नत ओवरऑल युग का रिजल्ट देखे तो पहले से और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका था। युग उसके लिए अब बहुत फील करता था। उसके जज्बात, उसकी नाराज़गी उससे बहुत हर्ट कर देता था। मन्नत के नाराज़गी से भी उसे फ़र्क पड़ने लगा था। युग मन्नत के गाल सहलाते हुए कहा, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोल युग मन्नत को साइड में बिठा दिया और खुद वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मन्नत युग को देख रही थी और खुद से कहने लगी, पहले तो मैं तुम्हें जानती थी पर अब तुम्हें समझना मुझे मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर जो भी हो, पता नहीं क्यों तुम्हारा केयर करना मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे बात झगड़ा करूं, पर तुम्हारा इस तरह से केयर करना मैं सारी नाराज़गी भूल जाती हूँ। मन्नत बेड पर जाने के बजाय वहीं सोफे पर कुशन लेकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर दी। करीब 20 से 22 मिनट के बाद युग वॉशरूम से बाहर निकला और जैसे उसकी नज़र मन्नत के ऊपर गया जो 2 कुशन लेकर सोफे पर सो गई थी। युग सीधे मन्नत के पास आया। उसे मन्नत के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि इतना कहने के बावजूद भी ये लड़की यहीं सो गई, और युग ने झट से मन्नत को अपने गोद में उठा लिया। उसके इस तरह से उठाने से मन्नत अंदर से जाग गई, पर उसने अपनी आंखें खोली नहीं। वहीं युग मन्नत को बेड पर लेकर आया और उसे अच्छे से लेटा दिया और खुद भी साइड में आकर लेट गया
और ब्लैंकेट ले मन्नत को कवर किया और उसके कमर में हाथ डाल अपने तरफ खींच के सोने लगा। मन्नत का सिर अपने राइट हैंड पर रख वैसे लेकर सो रहा था जैसे मन्नत कोई छोटी बच्ची हो और अपना हाथ मन्नत के बालों को सहलाने लगा। युग जो अभी नहाकर आया था, मन्नत को उसकी खुशबू बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब उसका सोना मुश्किल है, वह युग को पूरा महसूस कर रही थी। ऐसे तो युग ने उसे अपने गोद में लेकर कितनी बार सोया है, पर मन्नत गहरी नींद में होने के नाते उसे कभी समझ में नहीं आता। पर आज तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक रहा था। युग समझ गया था कि मन्नत सोई नहीं है। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, पर वह मन्नत की चोरी उसे कह नहीं सकता। अगर उसने कुछ भी कहा तो मन्नत पूरी तरह भड़क जाएगी और वह बेड पर भी नहीं सोएगी। इसमें यही भलाई है कि वह जैसी सो रही है उसे वैसे ही सोने दो। युग जानबूझकर मन्नत के माथे पर किस किया और उसके गाल पर भी किस किया, जिससे मन्नत सिहर उठी, पर वह आंखें नहीं खोल सकती। अगर उसने आंखें खोला तो शायद युग बहक जाएगा। मन्नत यह सब अपने मन ही मन सोच रही थी और उसके इस तरह से किस करने से मन्नत और भी तेज से सांस लिए जा रही थी, जो युग अपने गर्दन पर महसूस हो रहा था। युग अपने अंगूठे से मन्नत के गाल को सहलाते हुए कहा, बहुत सोती हो तुम। सोने के लिए तुमने मुझसे झगड़ा किया, जैसे कि मैं तुम्हारे सोने में बहुत बड़ा बाधा डालता हूँ। इतना बोल युग मन्नत को कस के बाहों में भर लिया और एक हाथ से साइड लैंप लाइट भी बंद कर दिया। न जाने कब दोनों गहरी नींद में सो गए। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। दोनों के शरीर की गर्माहट से दोनों को बहुत अच्छी नींद आ गया। सुबह के 7 बजे आज युग 1 घंटा लेट सोकर उठा, क्योंकि रात को भी वे लोग बहुत लेट सोए थे, जिसकी वजह से युग की भी आंखें जल्दी नहीं खुला। और जब उसकी आंखें खुला तो मन्नत अभी भी उसकी बाहों में थी, पर वह बहुत गहरी नींद में थी। युग उसके बाल उसके चेहरे पर से हटाते हुए गौर से देख रहा था। रात में तो वह जाग रही थी, पर अब एकदम बेखबर गहरी नींद में सोई थी। युग उसके गाल पर किस कर लिया और खुद से कहा, सच में यह लड़की बहुत सोती है। मन्नत का भी एक हाथ नींद में सोने की वजह से युग के कमर पर था। अपने नाक से मन्नत के नाक को टच किया और उसका हाथ अपने कमर से हटा उसके हथेली पर किस करके बेड पर से उठ गया। 1 घंटे के अंदर युग वर्कआउट करके कमरे में आया और उसकी नज़र मन्नत की तरफ गया, जो ब्लैंकेट पूरी तरह कवर करके सो रही थी। युग पसीने से लथपथ था और वह सीधे वॉशरूम में चला गया। लगभग 40 मिनट शावर लेने के बाद वह बाहर आया। वह टॉवेल से अपने बालों को साफ करते ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। लगभग 15 मिनट में युग रेडी हो गया, पर मन्नत टस से मस नहीं हो रही थी। वह पूरी गहरी नींद में सोई थी। युग टेबल से वॉच उठाते हुए हाथ में पहनते बेड के तरफ गया और ब्लैंकेट खींच दिया। उसके इस तरह से ब्लैंकेट खींचने से मन्नत जरा जरा सा पलकें झपकाने लगी। युग वापस वॉच हाथ में फिट करते हुए कहा, अब उठ जाओ, 9 बजे गए हैं। मन्नत करवट बदल पेट के बल सोते हुए अलसाई आवाज़ में बोली, मुझे सोने दो। एक तो मैं रात को बहुत लेट सोई हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुआ है। युग ने आगे कहा, पता है मुझे तुम कितनी रात को सोई हो, तो अभी उठ जाओ, बाद में वापस सो जाना। युग की बातों को पूरा इग्नोर कर मन्नत अपने दोनों हाथ बेड पर फैलाकर आंखें बंद कर किए ही सो गई। युग थोड़ा झुका और मन्नत की बाहें पकड़कर बोला, तो तुम नहीं उठ रही हो? मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो युग उसकी बाहें छोड़ बाहर जाते हुए कहा, ठीक है, मैं दादी को ही ऊपर भेजता हूँ, वह आकर तुम्हें उठाएंगी। युग टेबल से अपना मोबाइल ले और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मन्नत अपनी आंखें खोल उठकर बैठ गई और जब उसने सामने वॉच में टाइम देखा तो हड़बड़ा कर बेड पर से उठकर बैठ गई। वॉशरूम की तरफ जाते खुद से बोली, खुद उठकर तैयार हो गया, तब मुझे उठा रहा है।
पहले उठा देता तो क्या होता था। ऊपर से दादी की धमकी। मन्नत अपना मुंह टेढ़ा करते हुए वॉशरूम में चली गई। युग नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और हमेशा की तरह कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। आज की न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ही हाईलाइट हो चुका था, युवराज शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ड्रग्स स्मगलिंग केस में न्यूज़पेपर में नीचे बहुत सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया था कि वह कब से यह सब काम कर रहा था और उनकी टीम कहां कहां से जुड़ी हुई है। यह न्यूज़ देख युग का चेहरा चमक उठा। उसे आज शेरा पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह सब काम किया था। पर उससे इस बात का भी तकलीफ था कि युवराज उसके हाथ नहीं लगा। अगर वह उसके हाथ लगता तो उसे तड़पा तड़पा के सजा देता। खैर जो भी हो, युग बहुत खुश था। धीरे धीरे करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए, सिवाय मन्नत को छोड़कर। थोड़ी ही देर में मन्नत भी रेडी होकर नीचे आ गई। दादी मन्नत को ही घूर कर देख रही थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और मन्नत की नज़र दादी पर गई तो डाइनिंग टेबल पर बैठने के बजाय किचन में चली गई, क्योंकि वह टेबल पर जाकर बैठती तो दादी कुछ न कुछ उसे सुना ही देती। उसने बचने के लिए वह डायरेक्ट किचन में चली गई, क्योंकि किचन में मीरा जी थी। मन्नत दादी से बचते बचते किचन में चली गई। मीरा जी रोमा के हाथ से ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने के लिए कह दिया था कि तभी घर के हाउसकीपिंग ने हाथ में अचार का डब्बा लेकर अंदर आया और मीरा जी को देते हुए कहा, बड़ी मैम, ये शेरा सर ने भेजा है। उन्होंने कहा कि यह कार में था। अचार का डब्बा देख मन्नत उछलते हुए बोली, माँ, यह अचार नानी ने दिया है, मैं भूल ही गई थी। मीरा जी ने वह अचार का डब्बा देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, तुम्हारी नानी के हाथ का अचार खाने का नसीब मिल रहा है। वहीं मन्नत ने वह अचार का डब्बा खोलकर हाथ में एक ले लिया और खाने के लिए। तब तक मीरा जी ने मन्नत को टोकते हुए कहा, मन्नत बेटा, सुबह सुबह खाली पेट अचार नहीं खाना चाहिए। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, दोपहर को खाना खाने के साथ खा लेना। मीरा जी के कहने के पहले ही मन्नत ने अपने मुंह में अचार डाल लिए और खाने लगी। उसके मुंह में जो अचार था वह फिनिश करके बच्चों की तरह फेस बनाती हुई बोली, माँ, एक ही तो खा रही हूँ, मुझे अचार देख लालच आ गया। मीरा जी हंसते हुए बोली, पागल लड़की। मीरा जी किचन से बाहर जाने लगी और मन्नत से बोली, चलो अब चल के नाश्ता कर लो। मन्नत थोड़ी देर के बाद वह मीरा जी के साथ डाइनिंग टेबल पर आई। दादी अपनी आंखों का चश्मा नीचे करके मन्नत को ही देख रही थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वहीं युग आज बहुत खुश था, पर उसकी खुशी का कारण किसी को नहीं पता था कि वह आज क्यों इतना खुश हुए जा रहा है। सभी लोगों ने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया। मन्नत ने जैसे ही ऑरेंज जूस पी के उसे अंदर से अजीब सा लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उससे अभी उल्टी हो जाएगा। उसने अपने राइट हैंड से गले में रब करने लगी। उसको ऐसा करता देख मीरा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मीरा जी का ऐसा पूछना कि सभी लोग मन्नत की तरफ देखने लगे। मन्नत ने अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत वापस जूस पीना स्टार्ट की कि तभी उसे अंदर से अचानक से उल्टी जैसा हुआ। वह टेबल से उठ खड़ी हुई, अपने मुंह पर हाथ रख के किचन में भागते हुए गई। डाइनिंग टेबल पे बैठे सभी परेशान हो गए। वहीं युग को भी नहीं समझा कि अचानक से उसे क्या हो गया। उसके पीछे मीरा जी और काव्या भी किचन में गई। युग को भी जाना था, पर उसके पहले मीरा जी गई, इसलिए वह उठकर नहीं गया। किचन में जाकर किचन के बेसिन में उल्टी करने लगी। मीरा जी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उन्होंने कहा,
कहा था ना मैंने तुम्हें खाली पेट अचार नहीं खाते, इसलिए तुम्हें उल्टी हुआ। मीरा जी ने नल चालू कर दिया। मन्नत अपने फेस पर पानी के छींटे मारने लगी और किचन टॉवेल से हाथ साफ करके बोली, माँ परेशान मत होइए, आपने सही कहा था, मुझे खाली पेट अचार नहीं खाना चाहिए था। मीरा जी ने कहा, चलो चलकर नाश्ता कर लो, जूस मत पीना, पहले तुम पराठा और दही खाओ पेट भर के। किचन से तीनों बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दादी ने अपना चश्मा नीचे करते हुए पूछी, क्या हुआ? सबकी नज़र मन्नत पर ही था। मन्नत ने दादी को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मीरा जी ने कहा, अचार खाने की वजह से उसे हल्का उल्टी हो गया। मीरा जी बोल ही रही थी कि मन्नत उनकी बात काटते हुए बोली, मेरी रात को नींद भी पूरी नहीं हुई है, 3 बजे तो सोई हूँ मैं। मन्नत ने कहने को तो कह दिया, पर वहाँ जितने लोग मौजूद थे वे सभी कुछ अलग ही समझने लगे। पर रियल सिचुएशन क्या था वह किसी को नहीं पता। काव्या अपनी कोहनी से मन्नत को मारते हुए बोली, भाभी मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। काव्या का इतना कहना कि सभी लोग हंसने लगे। वहीं युग मन्नत को एकटक देख रहा था। अब मन्नत को भी सबके सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगा कि उसके फ्लो में क्या बोल दी। अब दादी कहाँ पीछे रहने वाली। दादी ने कहा, तू जिस तरह भागते हुए किचन में गई, मुझे तो यही लगा तू माँ बनने वाली है। दादी के मुंह से ये सुन मन्नत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आने लगा। यहाँ तक का तो उसने सोचा ही नहीं था कि उसके एक उल्टी करने से सभी लोग कुछ और ही समझ बैठेंगे। और ऊपर से उसने ये भी कह दिया कि वह रात को बहुत लेट सोई थी कि हर किसी को दूसरा ही मतलब समझने लगे। मन्नत का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। उसके नाक, कान, गाल सब टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें नीचे कर इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे किसी की तरह देखा नहीं जा रहा था। उसको इस तरह से शर्माता देख युग को भी अंदर हंसी आने लगा। वह खुद के मन में कहने लगा, यहाँ इसकी बोली नहीं निकलेगी। अगर यह मैं बोला होता तो अब तक जंगली बिल्ली की तरह मुझे नोचने लग जाती। उसको इस तरह से शर्माता देख युग को बहुत अंदर से अच्छा लगने लगा। तभी दादी की आवाज़ सबको सुनाई दिया। दादी ने कहा, उम्मीद है कि जल्दी खुशखबरी सुनाई दे, ताकि मेरे मरने से पहले इस घर में छोटा युग की आवाज़ सुन सकूं। युग अपनी दादी को कुछ कहने के लिए होंठ हिलाया ही था कि उतने में मीरा जी बोल पड़ी, माँ सुबह सुबह आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कभी कुछ नहीं होगा। और रही बात बच्चे की, तो आपका सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तभी उतने में काव्या को भी मौका मिल गया और उसने कहा, हाँ दादी ने टाइम दिया है कि भाई के बर्थडे तक खुशखबरी सुनना है, यह दादी का ऑर्डर है ना दादी? मन्नत ने सबके बातों को टालते हुए जो पराठा और दही मुंह में डाली थी, वह काव्या की बातें सुनकर उसके गले में ही अटक गया और वह खांसने लगी। काव्या ने मन्नत के पीठ सहलाते हुए हंसने लगी और धीरे से बोली, भाभी आपको क्या हुआ? आप तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिए जा रही हैं मेरी बातों को। मैंने कुछ नहीं किया, दादी का ऑर्डर है। उनकी फुसुर बातें सभी को सुनने को आ रहा था। युग टेबल से उठ खड़ा हुआ और बोला, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। युग का ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसकी खुशी का कारण ही कुछ और था। उसके जाते ही मन्नत चैन की सांस ली और ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं कोई और था जिसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। सबकी बातें सुन उसके दिल में चुभन हो रहा था। कोई और नहीं, मोनिका, जो किसी की भी बात उसे अच्छी नहीं लग रही था। उसका मन कर रहा था कि वह अपने हाथों से सबका चेहरा उल्टा घुमा दे।
थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट हो गया। सब वहाँ से उठकर अपने अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ कांदेवली शर्मा हाउस, उनके घर में रात से माहौल बिगड़ा हुआ था। जब से उन लोगों को पता चला था कि युवराज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वह भी ड्रग्स स्मगलिंग के केस में। विश्वनाथ जी और कौशल्या जी रात से ही रो रो कर बुरा हाल हुआ था। वहीं मयंक को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वे तीनों रात को ही वकील से बातें कर रहे थे, क्योंकि युवराज इंडिया में नहीं था। केशव जी को भी रात को ही पता चल गया था कि युवराज के साथ ऐसा हुआ है। वह लोग भी सुबह होते ही युवराज के घर पहुंच गए। केशव जी, सीमा जी, उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था कि युवराज के साथ ऐसा कुछ हो गया। विश्वनाथ जी और कौशल्या जी वह अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे कि उनका बेटा ऐसा कुछ करेगा। कौशल्या जी तो बोल रही थी कि नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर उसे किसी ने फंसाया है। पीहू को भी शर्मा हाउस जाना था, पर सीमा जी उसे अपने साथ नहीं लेकर गई। वह अपने घर में रहकर सोच रही थी कि आखिर युवराज भाई ने ऐसा क्यों किया, और उसे एक बात का भी तसल्ली हो गया कि अच्छा हो गया कि उसकी बहन की शादी उनके साथ नहीं हुआ, नहीं तो आज उसकी बहन को पर क्या बीतता। पीहू यही सब सोच रही थी। फिर उसने सोचा कि क्या मन्नत दीदी को पता होगा युवराज भाई पुलिस कस्टडी में है, या मैं उन्हें कॉल करके बता दूं। पीहू ने मन्नत को कॉल लगाई। उसका दिमाग तो कह रहा था कि नहीं कॉल करे, पर दिल कह रहा था कि एक बार बता दे। इसी कश्मकश में पीहू ने मन्नत को कॉल लगा दी। 2-3 रिंग जाने के बाद मन्नत ने कॉल रिसीव कर लिया और हंसते हुए बोली, आज सुबह सुबह मेरी कैसे याद आ गई तुम्हें? क्या कॉलेज नहीं जाना था? पीहू ने मन्नत की बातें सुन हंसते हुए बोली, दी आपकी याद तो मुझे रोज़ आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कॉल करूँगी मैं आपको याद कर रही हूँ। मन्नत ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी घर में सब कैसे हैं? पीहू ने कहा, यहाँ तो सब ठीक हैं, पर मुझे कुछ आपको बताना था। पता नहीं आपको पता है भी या नहीं। पीहू की इतनी सीरियस बातें सुन मन्नत थोड़ी अंदर से घबराने लगी और बोली, क्या बात है पीहू? तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात है क्या? पीहू संकोच करते हुए बोली, दी क्या आपको पता है युवराज भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वह भी ड्रग्स स्मगलिंग के केस में। पीहू बोल ही रही थी कि मन्नत चौंकते हुए बोली, क्या? ये कैसे हो सकता है? युवराज और ड्रग्स स्मगलिंग? पीहू को इतना तो समझ गया कि मन्नत को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पीहू ने आगे बताते हुए कहा, मम्मी पापा भी शर्मा हाउस गए हुए हैं और यह बात हकीकत है दी। शायद आपने न्यूज़ नहीं देखा आज का, पहले आप न्यूज़ देखिए। मन्नत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि युवराज वह ड्रग्स स्मगलिंग के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया है। वह तो बस हक्की बक्की हो गई थी। वहीं कॉल के दूसरी ओर से पीहू हेलो हेलो किए जा रही थी। लगातार हेलो हेलो करने से मन्नत अपनी सेंस में आई। पीहू से बोली, पीहू मैं बाद में कॉल करती हूँ, मैं पहले न्यूज़ देख लूँ। पीहू ने कहा, ठीक है दी, पर सुनो दी, पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, पर मुझे आज आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी शादी उनके साथ नहीं हुआ, और मैं युग जीजू के लिए बहुत खुश हूँ। आज वह आपकी लाइफ में है। पीहू ने इतना बोलकर कॉल काट दी। इधर मन्नत परेशान होने लगी। बेड पर बैठ मोबाइल ऑन करके न्यूज़ देखने लगी। उसकी तो आंखें फैलती जा रही थी, जैसे जैसे युवराज का एक एक सच्चाई सामने आ रहा था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि युवराज अभी से नहीं बल्कि कई सालों से इस काम में जुड़ा है, और इन सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं। ये कैसे हो सकता है?
मन्नत बेड पर बैठे परेशान होने लगी। मौसम ठंडा था, फिर भी उसके माथे पर पसीने आने लगे। यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आज से नहीं, बहुत टाइम से वह सबको धोखा दे रहा था। वह यह सब गैर काम कर रहा था। मन्नत बेड पर लेट गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह युवराज के लिए नहीं रो रही थी, वह खुद के लिए रो रही थी कि एक टाइम था जब वह उसे टूट के प्यार की थी और किसी इंसान से उसने प्यार की जो एक स्मगलर है, यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी करता है। उसकी एक एक सच्चाई सुन सुन के मन्नत का तो मन बैठते जा रहा था। वह सबसे ज़्यादा अपने आप के लिए दुखी हो रही थी कि एक टाइम हुआ उसकी दीवानी थी, पागल हो गई थी उसके पीछे। यूं ही सोचते सोचते उसे न जाने कब नींद लग गया और वह बेड पर ही ऐसे ही सो गई। बजाज इंडस्ट्रीज। युग ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले कमिश्नर को कॉल किया। अब युग ने सोच लिया था कि अगर वह मेरे हाथ नहीं लगा तो क्या, अब पुलिस से मिलकर उसे पूरी तरह बर्बाद करेगा। बहुत देर तक कमिश्नर से बात करने के बाद युग ने रॉकी को कॉल किया और रॉकी को आज ढेर सारी शाबाशी दे रहा था और कहा उसे उसकी बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। युग ने रॉकी से आगे कहा, तुम जहाँ भी हो, तुम्हें इन सब का कीमत बहुत अच्छे में देने वाला हूँ, जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बार युग भी उसके काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ था। इस बात को उसे दुख था कि युवराज उसके हाथ नहीं लगा, पर जो भी हो, यह इंसल्ट उनकी फैमिली के लिए युग को काफ़ी अच्छा महसूस करा रहा था। दूसरी तरफ कांदेवली शर्मा हाउस में सभी लोग परेशान हुए थे। मयंक बहुत सारे वकीलों से बात कर लिया था, पर नतीजा अभी तक कुछ निकला नहीं था क्योंकि युवराज इंडिया में नहीं था। वह कुछ दिनों के बाद इंडिया गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा, जो कि उसके आगे की कार्रवाई हो सके। पर फिलहाल के लिए वह ब्राज़ील पुलिस के कस्टडी में ही रहेगा क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसकी कीमत अब वह जेल में रहकर बिताएगा। युवराज को जो काम करता था यह उसकी फैमिली को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मयंक को भी आज पता चला। वह भी शॉक्ड हो गया कि उसके भाई यह सब काम कर रहा था, पर ज़्यादा यकीन नहीं कर तो उसे लगा उसके भाई को जरूर फंसाया गया है। मयंक सोचते हुए खुद से कहा, अगर पता चला मेरे भाई को फंसाने में किसी का हाथ है तो उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त मयंक के सिर पर भी खून सवार हो गया था अपने भाई को लेकर। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। नैना अपने फैमिली के लिए जॉब करना चाहती थी, पर रेहान उसे जॉब करने के लिए मना कर दिया था। उसके ऑफिस में एक भी लेडीज़ काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसके घर में भी सब मेल सर्वेंट ही थे। उसके ऑफिस में सिर्फ एक ही महिला काम करती थी, जो कि उसके पापा के टाइम से वह जॉब कर रही थी, जिससे रेहान ने नहीं निकाल सका, और वह अकाउंटेंट का काम सभी संभालती थी, जिनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। रेहान ने जो नैना के घर वालों से प्रॉमिस किया था कि वह उनके लिए फ्लैट देगा रहने के लिए, उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसने 4 BHK फ्लैट उत्तम जी और सुरेखा जी को दे दिया ताकि वे लोग अच्छे से रह सके, क्योंकि नैना के पापा भी तो उन्हीं के साथ रह रहे थे। रेहान ने उत्तम जी को अपनी कंपनी में दूसरे प्लांट पर काम पर रख लिया था और उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी दिया था ताकि उनके घर वालों को कोई दिक्कत ना आए। जब उत्तम जी की फैमिली नए घर में शिफ्ट हो गए रहने के लिए, ये बात नैना को भी पता चला। उसे बहुत अजीब लगने लगा था कि रेहान उनकी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है, पर उसने जो अपने कानों से सुना था कि वह औरतों से नफरत करता है, तो उसे यह बात ज़्यादा खटकने लगा था कि ऐसे क्या बात है जो रेहान इतनी औरतों से नफरत करता है।
हाँ, ये बात सही है कि रेहान औरतों से नफ़रत करता है, पर उसने अभी तक नैना से उस नज़र से नहीं देखा था कि वह उससे नफ़रत कर सके। मेहता इंटरप्राइजेस। शाम का वक्त। देखते देखते दिन गुजर गया। शाम का वक्त। आज रेहान के ऑफिस में अभय आ टपका था और वह बहुत खुश नज़र भी आ रहा था। रेहान भी अभय को देख खुश हो गया, क्योंकि शादी के बाद वह काफ़ी दिनों से घर आया नहीं था। रेहान ने उससे कहा, तू आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, यहाँ तक कि तूने मुझे याद तक नहीं किया। जिस पर अभय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, ये लो कर लो बात। अगर मैं तुझे याद करूँगा, भाभी क्या सोचेंगी? तुझे तो उन्हें भी टाइम देना पड़ता होगा ना। अगर मैं बार बार तुम दोनों के बीच में आता रहा तो भाभी मेरे बारे में कुछ और ही सोचेंगी। फिर तो अंकल को मेरा कंप्लेंट करके मुझे हमेशा के लिए तेरे घर से निकलवा ही देंगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? अभय की बातें सुन रेहान हंस पड़ा और हंसते हुए कहा, तू कब से इतना डरने लगा? अभय इस वक्त रेहान के सामने वाले चेयर पर बैठा था। वह वहाँ से उठकर वह रेहान के शोल्डर पर हल्का पंच करते हुए कहा, वैसे तुमने कुछ बताया नहीं, तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसे चल रहा है शादी के बाद? रेहान उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझते हुए कहा, तुझे बहुत पड़ी है सब बातें जानने का। तू ऐसा कर, तू भी जल्दी से शादी कर ले, ताकि तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। शाम का तो वक्त हो ही गया था। अब रेहान निकलने ही वाला था तो अभय भी रेहान के साथ उसके कार में बैठ गया, क्योंकि वह उसके घर ही रेहान और अभय दोनों कार में पैसेंजर सीट पर बैठ गए और ड्राइवर कार ड्राइविंग करने लगा। रास्ते में अभय रेहान से कई दफ़ा पूछने लगा, जैसे कि उनकी शादी की पहली रात कैसा रहा, उन दोनों में क्या क्या हुआ था। रेहान ने उसकी एक भी सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया और नहीं तो उसके इतने सारे सवाल सुनकर इरिटेट होने लगा। रेहान चिढ़ते हुए कहा, अभय प्लीज़ अब चुप हो जा, तू बहुत ज़्यादा बोलता है। मैं नहीं बोल रहा है इसका मतलब तू लगातार बकवास बातें किए जा रहा है। अभय मुस्कुराते हुए चुप हो गया। फिर 5 मिनट के बाद वापस अब उसने सीरियस होते हुए रेहान को देख कहा, एक बात बता, क्या तूने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भाभी को सब कुछ बता दिया है? अभय का यह कहना कि रेहान उसे घूरकर देखने लगा, जिस पर अभय उसे समझाते हुए कहा, अरे तू गलत मत समझ, मेरा कहने का मतलब है तेरा बीता हुआ कल जो भी है। अभय के कहते ही रेहान को अपना अतीत याद आ गया और ऊपर से वह उसे नैना को बताने के लिए कह रहा है, जिस पर रेहान और भी चिढ़ गया। इस वक्त कार में पूरा गर्म माहौल हो चुका था। अभय रेहान का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसने उस पर गुस्सा नहीं निकाला, पर अभय को भी समझ गया कि रेहान को उसकी बातों से गुस्सा आने लगा है, जिसके चलते अभय माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी रेहान, तू अपना अतीत उसे बता दे। देख भाभी समझदार हैं, आई होप वह तेरी दर्द को समझेंगे। रेहान एक नज़र अभय को घूर कर देख कहा, तुझे कैसे पता कि वह बहुत समझदार है और वह मेरी सारी दर्द तकलीफ़ समझ सकती है? अभय हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को मैं भांप लेता हूँ, तो तेरी जो लाइफ पार्टनर बनने जा रही है उनके बारे में मैं कैसे नहीं जान सकता। इसलिए तो तुझे मैं उनके हवाले सौंप दिया हूँ, ताकि वह तेरा अच्छे से ख्याल रख सके। थोड़ी देर में उनकी कार मेहता बंगलो पहुंच गया। रेहान ने उतरने से पहले अभय कार से उतरकर दौड़ते हुए बंगले के अंदर पहुंच गया। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाए जा रहा था, नैना भाभी, नैना भाभी। अभय का आवाज़ सुनते ही नारायण जी अपने कमरे से व्हीलचेयर का बटन प्रेस कर बाहर निकले। वहीं नैना भी किचन में थी, रात के डिनर का इंतज़ाम कर रही थी। नैना भी किचन में से मुस्कुराते हुए बाहर आई। नैना कुछ कह पाती कि उसके पहले ही अभय ने कहा, भाभी आपने आज खाने में क्या बनाया है, क्योंकि मैं
बिना खाए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अभय की बातें सुन नैना मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो बहुत कुछ मैं बनाने जा रही हूँ, पर आप आ गए हैं तो आप बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे तो वह बनाऊंगी। तब तक अंदर रेहान भी आ गया और उसकी नज़र उन दोनों पर ही गया जो दोनों मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।